बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, सो हमने जो अपना लास्ट पार्ट था वो एंड किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू जो है उसकी जो है वो न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। एंड आई होप अगर आपने जो है फिजियोलॉजी का जो एक चैप्टर था मसल स्पिंडल वाला, तो अगर आपने जो है वो चैप्टर पढ़ा होगा तो आई होप ये सारी बातें आपको बहुत आसान लग रही होंगी। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको दोबारा से जो है वो उसको एलैबोरेट कर सकूँ कि व्हाट आर मसल स्पिंडल्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। इसके अलावा व्हाट आर गोल्जी टेंडन ऑर्गन एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। और इसके अलावा स्ट्रेचिंग के चैप्टर में ये सारी चीज़ें देने का क्या जो है वो रोल है और क्या इसका जो है वो गोल है स्ट्रेचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम जो है वो इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू ये होती है कि हम सबको पता है कि हमारा जो है वो जो एक मसल इंडिविजुअल मसल होता है जिसको हम इस तरह कहते हैं, दिस इज़ द इंडिविजुअल एक मसल फाइबर है। अब इसके अंदर एक मसल फाइबर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, हम उनको कहते हैं मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन। और ये दोनों जो हैं वो हमारी जो सेंसेशंस होती हैं मसल्स के स्ट्रेच होने की, उसके लेंथन होने की या उसके कंट्रैक्ट होने की, ये सारी सेंसेशंस जो मतलब अगर ज़्यादा बढ़ जाएँ या ज़्यादा कम हो जाएँ, वो सारी सेंसेशंस ब्रेन को भेज रहे होते हैं। सही है, ये इनोवेटेड चीज़ें, मतलब ये इनोवेटेड वो हैं, समझ लें कि ये रिसेप्टर्स हैं जो मसल स्पिंडल या गोल्जी टेंडन ऑर्गन है। और ये सारे चीज़ें क्या कर रही होती हैं कि ये थ्रू इनोवेशंस ये सारी जो सिग्नल्स होते हैं मसल्स के लेंथन होने के या फिर कंट्रैक्ट होने के, ये सारी चीज़ें वो ब्रेन की तरफ भेज रहे होते हैं। और फिर ब्रेन से जो है वो फिर सिग्नल आते हैं कि हमने जो है वो आगे क्या करना है। ठीक है, तो हम मसल स्पिंडल को और गोल्जी टेंडन ऑर्गन को जो है वो अच्छे से देखते हैं। अच्छा, अब मेरे पास जो है एक पिक्चर थी जो मैं आप लोगों को शो करना चाह रही थी, विच इज़ दिस। ठीक है, अच्छा बुक में जो है ना ये इतनी कलरफुल नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको जो है वो इस तरह समझा दूँ कि फॉर एग्जांपल दैट इज़ द मसल फाइबर। अब उस मसल फाइबर के अंदर हमारे पास मसल स्पिंडल प्रेजेंट होता है। मसल स्पिंडल का क्या रोल होता है कि ये जो है ये मसल की लेंथ को समझ लें कि ये सेंस कर रहा होता है कि अगर मसल्स की लेंथ जो है वो ज़्यादा है तो वो उसको कम कर दे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मसल की लेंथ कम है तो वो उसको इंक्रीज़ कर दे। ये सारा उसका जो किरदार होता है वो मसल की लेंथ पर होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मसल स्पिंडल होता है हमारा, मसल स्पिंडल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, विच इज़ द एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और दूसरे होते हैं हमारे पास इंट्राफ्यूजल फाइबर जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब हमने जो है वो ये पढ़ा था कि जो हमारे पास इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं वो नॉन कंट्रैक्टाइल पार्ट होता है मसल का। ठीक है, यहाँ ये जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं इनके अंदर सार्कोमियर नहीं होते। सार्कोमियर नहीं होते, इसका मतलब है कि इनके अंदर जो कंट्रैक्टिलिटी की जो चीज़ है, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाला जो पार्ट है वो नहीं होगा, ये कंट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, इनके जो ये जो एंड्स हैं, इसके अंदर ये होता है कि ये जो है वो इनोवेटेड होते हैं, ये लेंथ को सेंस ज़रूर कर सकते हैं, बट ये जो है मतलब दे कांट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑन ऑन द कंट्रास्ट अगर हम जो है वो इसकी बात करें हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स की, तो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट और दे आर ऑल्सो इनोवेटेड। ठीक है, तो अभी हमने जो है वो ये बात की। अब इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो होते हैं हमारे पास वो दो चीज़ों में जो है वो मतलब दो तरह से डिवाइड हैं। एक है न्यूक्लियर बैग फाइबर्स और दूसरा है न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। एज़ यू ऑल कैन सी कि यहाँ पर हमें न्यूक्लियर चेन फाइबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दीज़ आर द न्यूक्लियर चेन फाइबर्स, ये जो छोटे-छोटे से हैं, ठीक है? पतले-पतले से। और ये जो हमारे पास न्यूक्लियर बैग फाइबर्स हैं वो ये वाले फाइबर्स हैं, ठीक है? अब न्यूक्लियर बैग फाइबर्स और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स दोनों के दोनों जो हैं वो अलग-अलग नर्व से अलग-अलग एफरेंट फाइबर से जो है वो इनोवेटेड हैं, जो हम आगे जाके अभी पढ़ते हैं, ठीक है? और अब इस पिक्चर को जो है वो हम ज़हन में रखेंगे और जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो फिर इस पिक्चर्स को हम दोबारा देखेंगे, ठीक है? ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आती है कि मसल स्पिंडल्स आर स्मॉल एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स कंपोज्ड ऑफ एफरेंट सेंसरी फाइबर एंडिंग, इफरेंट मोटर फाइबर एंडिंग्स एंड स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स कॉल्ड द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। ये हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर एंड लाई बिटवीन एंड पैरेलल टू एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब इसका इसका जो है वो और क्या कह रहे हैं कि बिकॉज द इंट्राफ्यूजल muscle fiber connect at their ends to extrafusal muscle fibers. When the muscle is stretched, intrafusal fibers are also stretched. ये जो बात मैंने की थी, जो आपको मैंने बताई थी कि इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर खुद इटसेल्फ जो है वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो सकते, लेकिन उनके जो एंड्स होते हैं, जो पोलर रीजन्स होते हैं उनके,
वो कनेक्टेड होते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर से। जब वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर से जो कनेक्टेड हैं, तो जब एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर कंट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे जो इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं वो भी जो है वो उस लेंथ को सेंस करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स कि इसके थ्रू हमारी जो है वो इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स के थ्रू जो है वो हमारी इनोवेशन जा रही होती है टुवर्ड्स द ब्रेन, और वहाँ पर हमारी लेंथ जो है वो डिटेक्ट हो रही होती है थ्रू द मसल स्पिंडल। ठीक है। अच्छा, ये वाली बात हो गई थी। अब जो हम जो है ना वो आगे चलते हैं। ओके। अब यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है? यहाँ पर हमें बताया हुआ है, अब यहाँ पर इनोवेशन की बात आ रही है। ठीक है। स्मॉल डायमीटर मोटर न्यूरॉन्स नॉन एज गैमा मोटर न्यूरॉन्स इनोवेट द कॉन्ट्रेक्टाइल पोलर रीजन्स ऑफ द इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स। जो हमारे गैमा मोटर न्यूरॉन है वो किसको इनोवेट करें? पोलर रीजन, जो उसके साइड वाला जो रीजन है इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर का, उसको जो है वो क्या करें? इनोवेट करें इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर के। एडजस्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द मसल स्पिंडल। लार्ज डायमीटर अल्फा मोटर न्यूरॉन्स इनोवेट द एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स। जो अल्फा मोटर न्यूरॉन है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को इनोवेट कर रहे हैं, और जो हमारे पास गैमा मोटर न्यूरॉन है वो हमारे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के पोलर रीजन को इनोवेट कर रहे हैं। दोनों के दोनों मोटर न्यूरॉन्स हैं, इसका मतलब है कि ब्रेन से जो है वो सिग्नल लेकर आ रहे हैं। अब ये क्या, देर आर टू जनरल टाइप्स ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर, जो हमने पढ़ा, एक न्यूक्लियर बैक फाइबर था और दूसरा न्यूक्लियर चेन फाइबर था। अब जो हमारे पास न्यूक्लियर बैक फाइबर जो होता है, प्राइमरी, एक मिनट, हाँ, प्राइमरी टाइप 1A फाइबर एफ्रिन एंडिंग्स। ठीक है। एफ्रिन एंडिंग जो है हमारी विच अराइज फ्रॉम द न्यूक्लियर बैक फाइबर सेंस एंड कॉज अ मसल। अच्छा, एफ्रिन का क्या मतलब होता है? हमें एफ्रिन का पता है कि एफ्रिन जो एंडिंग्स होती हैं वो उस मसल से इनोवेशन, जो सेंसेस हैं वो लेकर ब्रेन तक जा रही हैं। एफ्रिन एंडिंग ये होती है। ठीक है। वो सेंस कर रही हैं। इफ्रिन एंडिंग वो होती हैं जो ब्रेन से लेकर आ रही होती हैं, या उनको मोटर एंडिंग भी कहते हैं। तो ये जो हमारे टाइप 1A फाइबर एफ्रेन एंडिंग है विच अराइज फ्रॉम द न्यूक्लियर बैक फाइबर्स। ठीक है। न्यूक्लियर बैक फाइबर जो है वो अलग फाइबर से इनोवेटेड है, और जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स है वो अलग फाइबर से इनोवेटेड है। इसका भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? कि न्यूक्लियर बैक फाइबर जो है ना वो क्या कर सकते हैं कि मसल्स जब क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा या टोनिक रिस्पॉन्ड करेगा, ये वो उन दोनों रिस्पॉन्स को सेंस करके ब्रेन तक भेज सकते हैं। लेकिन अगर हम इन कंट्रास्ट न्यूक्लियर चेन फाइबर्स की बात करें, वो तो टाइप 2 एफरेंट न्यूक्लियर चेन फाइबर से जो है वो इनोवेटेड है, और ये सिर्फ और सिर्फ टोनिक स्ट्रेच को सेंस करते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, ये हमारे पास थी कि हमने पूरा ये मसल स्पिंडल पढ़ा। अब आगे इसके अंदर स्ट्रेचिंग का इसमें क्या पार्ट है कि देयर आर एसेंशियली टू वेज टू स्टिमुलेट दीज सेंसरी फाइबर्स बाय मीन्स ऑफ स्ट्रेच। सही है। वन इज बाय ओवरऑल लेंथिंग ऑफ द मसल्स, द अदर इज स्टिमुलेटिंग कंट्रैक्शन ऑफ द फाइबर वाया गामा इफ्रेन एंड न्यूरल पाथवेज। अब अगर हमने स्ट्रेचिंग से अगर उस मसल को लेंथन करना है, ब्रेन को सिग्नल, अब ऑब्वियसली हम स्ट्रेचिंग क्यों करवा रहे होते हैं? हमें पता है हमें कंट्रैक्चर आ जाता है। ठीक है। रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पाती। तो हमने क्या करना है कि ब्रेन को ऐसे सिग्नल भेजने हैं कि ब्रेन भी जो है वो अपना रोल प्ले करे इन द स्ट्रेचिंग, लेंथन करने में। तो अगर इन फाइबर्स को हमने इनोवेट करना है, तो हमें पता है कि ये किस तरह वो होते हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी फाइबर्स है, साइनॉप्स एंड द अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन विच व्हेन स्टिमुलेट कॉज एक्सिटेशन ऑफ देयर ओन एक्स्ट्राफ्यूजल इंटरफ्यूजल फाइबर। जब प्राइमरी और जो सेकेंडरी फाइबर्स जो होते हैं, ये सारे इनको अगर स्टिमुलेट कर दिया जाए तो ये एक्स्ट्रा इंटरफ्यूजल फाइबर्स को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। तो दे आर एसेंशियली टू वेज इन सेंसरी फाइबर को, अगर इन सेंसरी फाइबर्स को आपने स्टिमुलेट करना है तो वो दो चीज़ें, या तो उस मसल की ओवरऑल लेंथ को आप इंक्रीज कर दो जो हम स्ट्रेचिंग के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है। या फिर दूसरा ये है कि आप जो है वो क्या करवा दें, द अदर इज बाय स्टिमुलेटिंग द कंट्रैक्शन ऑफ इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर वाया गामा इफ्रेन या न्यूरल पाथवेज। या फिर आप जो है वो कंट्रैक्शन करवा दो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स की, मसल स्पिंडल्स को सेंस करेंगे और ओवरऑल ब्रेन से जो है वो सिग्नल आएगा मसल को लेंथन करने का। ठीक है। तो ये है मतलब अगर आप मसल को लेंथन करना चाह रहे हैं तो आपने ब्रेन को भी उसका पार्ट जो है वो प्ले करवाना है थ्रू डूइंग दीज थिंग्स। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन आता है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन क्या होता है? गोल्जी टेंडन ऑर्गन हमारे पास ऑब्वियसली टेंडन ऑर्गन से समझ आ रहा है कि ये एट द साइड ऑफ टेंडन हमारे पास होगा। ठीक है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन इज अ सेंसरी ऑर्गन लोकेटेड नियर द मस्कुलर टेंडाइनस जंक्शन ऑफ द एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर। द फंक्शन ऑफ अ GTO इज इट्स टू मॉनिटर चेंजेस इन द टेंशन ऑफ द मसल यूनिट्स। जो GTO का फंक्शन क्या है कि वो मसल की टेंशन को जो है वो देख रहा है कि अगर मसल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो GTO क्या करेगा, फ़ौरन से जो है वो ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि भाई मसल ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, उसको ज़रा कम करवाओ। ठीक है। तो ये हमारा काम है गोल्जी टेंडन ऑर्गन का। अच्छा, दूसरी बात जो हमें गोल्जी टेंडन ऑर्गन की पता होनी चाहिए कि ये जो होते हैं कि ये दीज आर इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स एंड आर वोवन अमंग द कोलेजन स्ट्रैंड ऑफ द टेंडन एंड ट्रांसमिट सेंसरी इन्फॉर्मेशन वेयर 1B फाइबर्स, जो IB फाइबर्स हैं उनके थ्रू जो है
सॉरी थ्रू 1 बी फाइबर्स। ओके, तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन का हमने देख लिया कि इनोवेशंस क्या कहाँ से होती हैं और ये जो है वो क्या काम कर रहे होते हैं। अब आगे इसमें जो है वो जानने की बात बस यही है कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे पास जो एक क्विक टेंशन जो डेवलप हो जाती है ना मसल के अंदर, वो सेंस कर रहे होते हैं। अब पहले जो है हमने वो जो फर्दर स्टडीज़ हुई थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जो जीटीओज जो होते हैं हमारे, जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, वो एक हद तक जब लेंथ बढ़ती है, टेंशन जब इंक्रीज़ होती है तो वो जो है वो स्टिमुलेट होते हैं। लेकिन आगे जो है वो फर्दर स्टडीज़ हुई तो ये हमें पता चला कि ये जो है ये इनका थ्रेशोल्ड लो होता है, इतना हाई नहीं होता। वो छोटी-छोटी जो टेंशन इंक्रीज़ हो रही होती है उस पे भी जो है अपना जो है वो आउटपुट दे रहे होते हैं कि उनको भी जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं और फिर ओवरऑल लेंथ ऑफ द मसल्स को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद न्यूरोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द मसल स्ट्रेच। अब ये इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ लिया कि जो मसल स्पिंडल क्या काम करते हैं, हमने ये पढ़ लिया जीटीओज़ क्या काम करते हैं। अब हमें पता चल गया कि जो हमारे मसल स्पिंडल हैं वो एक जो मसल में जो एक स्ट्रेच आता है उस पर जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है? मतलब वो सारा कुछ चीज़ें के सारी कुछ चीज़ें ब्रेन तक भेजना, जो भी स्टिमुलेशंस हैं, और फिर उसके बाद उस ब्रेन से जो है वो कमांड्स लाना कि भाई इस स्ट्रेच को भाई आप ज़रा कम करो, लिमिट करो, या फिर जीटीओ जो जो हमारी टेंशन को वो कर रहे होते हैं, सेंस कर रहे होते हैं। अब मसल स्पिंडल और जीटीओस दोनों का जो फंक्शन है, उन दोनों का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारी स्ट्रेचिंग पर पड़ता है जब हम पैसिव स्ट्रेचिंग करवा रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है कि इनको हम कैसे कंट्रोल करें। अच्छा, अब जो ये जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मसल टेंडन की और गोल्जी टेंडन ऑर्गन की, इनका जो रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेच पर, वो हम पढ़ते हैं कि जब हम पैसिवली एक मसल को स्ट्रेच जब करते हैं तो फिर ये दोनों किस तरह रिएक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हमने क्या करना चाहिए ताकि ये दोनों जो चीज़ें जो हैं ये उस तरह रिएक्ट ना कर पाएँ। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मसल बनाया, ठीक है? अब ये जो है ये हमारा मसल फाइबर है, ये हमारा एक्स्ट्राफिजियल मसल फाइबर है, ये हमारे इंट्राफिजियल मसल फाइबर है, ठीक है? हमने क्या पढ़ा था कि जो इंट्राफिजियल मसल फाइबर है वो हमारे कंट्रैक्ट नहीं करते हैं, ओनली द पोलर रीजन सेंस द लेंथ, इंक्रीजिंग लेंथ। ओके, लेकिन जो हमारे एक्स्ट्राफिजियल मसल फाइबर हैं दे डू कंट्रैक्ट। अच्छा, अब जो हमारे हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे एक्स्ट्राफिजियल मसल फाइबर्स होते हैं वो इनोवेट होते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन से। सही, और ये जो हमारे इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर जो होते हैं ये न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स में डिवाइड होते हैं। और न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स जो होते हैं वो अलग अलग फाइबर्स पर होते हैं। जैसे जो हमारे सेंसरी फाइबर्स थे जो हमने पढ़ा था कि टाइप 1 ए फाइबर या फिर टाइप 2 फाइबर जो है वो उनसे जो है वो इनोवेट होते हैं। तो अब इसके अंदर होगा क्या कि जब स्ट्रेच रिफ्लेक्स आया, ठीक है, अब ये इतना मसल था और हमने जब उसको पैसिवली स्ट्रेच करवाया तो फॉर एग्जांपल वो इतना स्ट्रेच हुआ। अब जब वो इतना स्ट्रेच होगा तो हमारे पास जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर हैं वो उसकी लेंथ को डिटेक्ट करेंगे, और जब उस लेंथ को उन्होंने जो है वो डिटेक्ट किया तो वो जो सेंसरी फाइबर्स थे, न्यूक्लियर बैग फाइबर या अदर न्यूक्लियर चेन फाइबर जो टोनिक या क्विक स्ट्रेच को सेंस कर रहे थे, उनके जो टाइप 1 ए या टाइप 2 फाइबर्स होंगे वो सेंसरी इनोवेशंस लेके जाएंगे हमारे ब्रेन के पास। अब वो जो है वो हमारे ब्रेन के पास जो है वो सेंसेशन लेके गए। अब ब्रेन से थ्रू अल्फा मोटर न्यूरॉन, सॉरी ये स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा होता है, आई एम सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा होता है, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड से अब जो हमारे अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होंगे, अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर के पास जो है वो सिग्नल लाएंगे कि भाई मसल जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। अब ये क्या करेंगे कि ये टेंशन जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है? मसल की जो टेंशन है वो इंक्रीज़ होगी। अब क्या होगा कि अब यहाँ पर जो है वो स्ट्रेच होगा, गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है वो भी सेंस करेंगे कि भाई टेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इन रिटर्न क्या होगा हमारे पास कि एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा कि रेजिस्टेंस टू लेंथनिंग होनी शुरू हो जाएगी। भाई हमने क्या पढ़ा था, मसल स्पिंडल या गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है रिएक्ट करते हैं स्ट्रेच पर। मसल टेंडन ऑर्गन स्पेसिफिकली रिएक्ट कर रहा होता है स्ट्रेच पर, और जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन होते हैं वो हमारे टेंशन पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि जब हम जो है वो हमने स्ट्रेच दिया, स्ट्रेच रिफ्लेक्स इन वो हुआ, टेंशन बढ़ी, और फिर क्या होगा, जो लेंथनिंग हो रही थी ना मसल की उसके अंदर एक रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स है और ये नॉर्मल होता है और ये प्रोटेक्टिव है। लेकिन इन दैट केस जो हमने जो स्ट्रेचिंग करवानी है भाई वो तो हम पॉजिटिवली करवा रहे हैं ना, हमें तो मसल की लेंथ इंक्रीज करवानी है। तो हमने वो जो रिफ्लेक्स जो वो दे रहे हैं उसको हमने कम करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम पढ़ते हैं। इफ़ टू मिनिमाइज दिस द एक्टिवेशन ऑफ द स्ट्रेस रिफ्लेक्स, जो हमारे स्ट्रेस रिफ्लेक्स जो जनरेट हो रहा है अगर हमने उसको मिनिमाइज करना है तो हमने अपनी जो पैसिव स्ट्रेचिंग है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ कंट्रैक्चर या किसी भी सूरत में हमने क्या करना है कि वो जो स्ट्रेच देना है वो तीन चीज़ें उसके अंदर जहन में रखनी है कि एक तो वो स्लोली अप्लाइड हो,
लो इंटेंसिटी का हो और प्रोलॉन्ग स्ट्रेच हो। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास जो क्विक स्ट्रेच की वजह से, या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के स्ट्रेच की वजह से, या फिर जो हाई इंटेंसिटी स्ट्रेच की वजह से, जो हमारे पास ये जो मसल स्पिंडल, जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है वो एक्टिवेट जब होने वाले होंगे, तो वो चीज़ उस चीज़ को रोक देगी। जो हमारे पास स्लोली अप्लाइड लो इंटेंसिटी और प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेच होगा, वो उस स्ट्रेस रिफ्लेक्स को जनरेट होने से रोक देगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेच हमारे पास कौन-सा होता है, जिसके अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज़ हों, दैट्स इट। इस पैराग्राफ में बस ये कहा जा रहा था। अच्छा, एक चीज़ बस जो हमने देखनी है, 2 फिनोमेना हैं जो एज़ एसईक्यूज़ भी आ सकते हैं, कि रेसिप्रोकल इन्हिबिशन क्या होती है, ऑटोजेनिक इन्हिबिशन क्या होती है। आपको जो है वो डेफिनेशंस मिल जाएँगी, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंशिएट करने वाला, जो कॉन्सेप्ट बनाने वाला बस चीज़ जो है वो ये है, कि जो रेसिप्रोकल इन्हिबिशन होती है, वो हम एक चीज़ से इस चीज़ को कह रहे होते हैं कि अगर हमने स्ट्रेच जो है वो दिया है, मसल्स ने जो है वो उसको, मसल स्पिंडल जो ने जो है जो उसको सेंस किया, ब्रेन तक पहुँचा, और ब्रेन ने जो जिस मसल को हम स्ट्रेच कर रहे थे उसके अपोज़िट वाले मसल्स की इन्हिबिशन करवा दी, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, द ऑटोजेनिक इन्हिबिशन इज़ दैट, कि जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन में हो रही होती है, वो क्या है कि मसल जो स्ट्रेच हुआ है, जिस मसल में जो मसल स्ट्रेच हुआ है, जिसकी टेंशन इंक्रीज़ हुई है, उसी की इन्हिबिशन होगी। वो है ऑटोजेनिक इन्हिबिशन, जो कि जीटीओ के थ्रू हो रही होती है। अगर अभी समझ नहीं आया तो आई कैन शो इट बाय डायग्राम। ये देखें, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एल्बो, ठीक है? जस्ट फर्स्ट कर लेंगे दिस इज़ द एल्बो, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल ये हमारा जो मसल है, दिस इज़ द बाइसेप, और ये वाला जो हमारा मसल है, दिस इज़ द ट्राइसेप, ठीक है? अब हमारे पास क्या होगा, जो रेसिप्रोकल इन्हिबिशन हो गया, फॉर एग्जांपल अगर हम बाइसेप की स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं, तो रेसिप्रोकल इन्हिबिशन जो हमारे मसल स्पिंडल में हो रही है, उससे क्या होगा कि हमारा स्ट्रेच ये वाला मसल हो रहा है, लेकिन इन्हिबिशन इस वाले की हो जाएगी, ठीक है? दिस इज़ द रेसिप्रोकल इन्हिबिशन। ऑटोजेनिक इन्हिबिशन क्या होगी, कि अगर हम बाइसेप को स्ट्रेच करवा रहे हैं, तो इसकी इन्हिबिशन भी इसी की होगी। ये जो फिनोमेना होता है, ये जीटीओ में होता है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, रेसिप्रोकल और ऑटोजेनिक इन्हिबिशन। ये थ्रू स्ट्रेस रिफ्लेक्स से हो रही होती हैं। तो अगर इन सबको अवॉइड करना है, तो 3 प्रॉपर्टीज़ आपके स्ट्रेच में होनी चाहिए, अदरवाइज़ स्ट्रेस रिफ्लेक्स जनरेट हो जाएगा और यू विल फेस द रेजिस्टेंस टू द लेंथनिंग। तो जैसे कि ये हमारा स्लोली अप्लाइड स्लो इंटेंसिटी और प्रोलॉन्ग स्ट्रेच था, तो दीज़ आर द प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इसके अलावा अब इसके अंदर इस पैराग्राफ में और कोई इतनी अहम बात नहीं थी। अब जो है, अब हम आ जाएँगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ पे। ओके, सो अब जो है वो हम बात कर रहे हैं नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ की। अब यहाँ पर हम सिर्फ मसल्स की बात, अब हम मसल से आगे निकल चुके हैं, अब हम लिगामेंट्स की बात करें, कैप्सूल्स की बात करें, और जैसे हमारे पास टेंडन्स होते हैं, हम उनकी बात करें, ठीक है? कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें। तो अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि कॉन्ट्रैक्चर सिर्फ मसल्स में बने। कॉन्ट्रैक्चर हमारे पास यहाँ पर भी बन सकता है, एड्यूशंस इसमें भी हो सकती हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी जो भी हम जो जो फ्लेक्सिबिलिटी जो डिक्रीज़ हो रही है, वो इसके अंदर भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो वो पूरी ओवरऑल लिमिट आ रहा है रेंज ऑफ मोशन में, वो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कि अब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ की, कि अब इसके अंदर अगर हम स्ट्रेचिंग का प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, और किस तरह से हम स्ट्रेचिंग जो है वो उसकी इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ें, तो हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स के फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं। कोलेजन फाइबर से, इलास्टिक फाइबर से, रेटिकुलेन फाइबर से, और इसके अलावा हमारे पास एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस कह रहे होते हैं, ठीक है? अब कोलेजन फाइबर्स की हमारे पास क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या-क्या कर रहा होता है ये, कि कोलेजन फाइबर हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो उसकी मेंटेन करा रहा होता है, ठीक है? जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, स्टिफनेस पर जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है, और रेजिस्ट द टेंसाइल डिफॉर्मेशन, कि किसी भी वजह से अगर बॉडी पर या उस स्ट्रक्चर पर कोई भी टेंसाइल फोर्स पड़ती है, तो वो डिफॉर्म नहीं करेगी उस कनेक्टिव टिश्यू को, बिकॉज़ ऑफ द कोलेजन, ठीक है? अब इसके अंदर हमारे पास इस पैराग्राफ में यही बात लिखी हुई है कि ट्रोपोकोलाजन क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कोलाजन मायोफिब्रिल्स। इसके अलावा 6 क्लासेस होती हैं विद द 19 टाइप्स, और इसके अलावा जो हमारे पास टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं, वो मोस्टली जो है वो टाइप 1 कोलाजन फाइबर से जो है वो मिलकर बने हुए होते हैं। अब जो इमेच्योर जो पहले होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे पास अनस्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है वो बाउंड हुए हुए होते हैं, और जब वो स्टेबल हो जाते हैं, तो वो स्टेबल कोवलेंट बॉन्डिंग से जो है वो बाउंड हो जाते हैं। तो अगर कोलेजन है, तो कोलेजन का जो काम क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी। हायर द कोलेजन, हायर द स्टेबिलिटी। सही है, बॉन्ड्स अगर उसके ज़्यादा हैं, तो भी हायर स्टेबिलिटी। इसके अलावा अगर कोलेजन हमारे पास हमारी बॉडी में ज़्यादा है, तो तो जो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ और पावर ज़्यादा होगी। इसके अलावा दे विल एबल टू रेजिस्ट द टेंसाइल फोर्सेस द मोर, ठीक है?
ना अब जो है वो हम इलास्टिन फाइबर्स की बात करें। इलास्टिन फाइबर्स क्या होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। कि इलास्टिन फाइबर्स प्रोवाइड द एक्सटेंसिबिलिटी, दे शो अ ग्रेट डील ऑफ elongation with small loads and fail abruptly without deformation at a higher loads। ठीक है, लेकिन अगर हायर लोड्स अगर उसमें पड़ जाते हैं तो वो फेल भी हो जाते हैं। टिश्यू विद ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ इलास्टिन हैव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली हमें पता है कि बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, ये टिश्यू का बल्क बना रहे होते हैं। ठीक है, जो ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या कर रहे होते हैं कि उनका नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, किस तरह से कि हाइड्रेट कर रहे होते हैं मैट्रिक्स को, कोलेजन नेटवर्क्स को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, कंप्रेसिव लोड्स को जो है वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं। एंड द टाइप ऑफ पीजीज आर प्रोपोर्शनल द टाइप एंड द अमाउंट ऑफ पीजीज आर प्रोपोर्शनल टू द टाइप्स ऑफ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस दैट टिश्यू अंडरगोज। जितनी ज़्यादा उस पर टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास अमाउंट ऑफ पीजी होगा। अच्छा, इसके अलावा जो इसके अंदर थी बस समरी यही थी कि इन एसेंस द ग्राउंड सब्सटेंस इज मोस्टली एन ऑर्गेनिक जेल कंटेनिंग द वाटर दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द फाइबर्स, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स एंड मे हेल्प प्रिवेंट द एक्सेसिव क्रॉस लिंकेज बिटवीन द फाइबर्स एंड मेंटेनिंग द, ये सारी चीज़ें वो कर रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है विद इन द मैट्रिक्स। अच्छा, ये जो है कि मैंने छोटी सी समरी लिखी थी इसकी मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ नॉन कॉन्टेक्टाइल टिश्यूज़ की। इस पूरे पैराग्राफ को जो है वो आपको, इस पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये पढ़ लेंगे काफ़ी हो जाएगा। इसके अंदर एक तो उन्होंने डिफरेंशिएशन दी भी थी कि एब्जॉर्ब टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, कोलेजन जो होता है हमारे पास, ठीक है, कम लोड पर जो है वो इलोंगेट हो जाएगा, हायर लोड्स होगा तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट भी करेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूसली वो लोड पड़ता रहा तो वो ब्रेकेज भी वो ब्रेकेज में भी जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इलोंगेशन इसकी 10% होती है, 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द लास्ट। सही, ये चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं। अच्छा, 150% जो है इसकी जो, अच्छा, जो इलास्टिन है ऑब्वियसली ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बना है, तो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो 150% है, और ये रिटर्न्स भी दोबारा भी जो है वो अपनी असली शेप में जो है वो रिटर्न कर जाता है। इसके अलावा 5 टाइम लेस देन कोलेजन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये इस पैराग्राफ में लिखी हुई थी। बाकी मेन बात इसके अंदर ये है कि अच्छा, जो जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, या स्किन हो गई, स्किन इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कोलेजन। तो वो जो है उसकी जो कंपोज़िशन है उसके अंदर कोलेजन की, वो बहुत इफ़ेक्ट कर रही होती है। वो जो कंपोज़िशन है वो ही एक्चुअली उसको बचा रही होती है बाहर की टेंसाइल फ़ोर्स या कंप्रेसिव फ़ोर्सेस से। For example, in tendons, collagen fibers are parallel and can resist the greatest tensile load। कि टेंडन्स में जो होते हैं वो जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो जो है वो पैरेलल होते हैं और रेजिस्ट कर रहे होते हैं ग्रेटर टेंसाइल लोड को। वो पैरेलल है तो ज़्यादा फोर्सेस को वो रेजिस्ट कर रहे हैं। द ट्रांसवर्स फोर्सेस जो बोन क्रिएट बाय द मसल्स। स्किन के जो फाइबर्स होते हैं इंस्टेड वो क्या होते हैं, वो रैंडमाइज होते हैं और वीकेस्ट होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा टेंसाइल लोड बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। ऑन द कंट्रास्ट, इन द कंट्रास्ट हमारे पास अगर लिगामेंट्स हैं या जॉइंट कैप्सूल है या फैशिया या कोलेजन फाइबर्स हैं, तो ये जितने भी हैं ये भी फॉर एग्जांपल पैरेलल ही होते हैं। और लेकिन अब इसका ये है कि मल्टी डायरेक्शनल फोर्सेस को जो है वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे जो लिगामेंट्स हैं वो मोर पैरेलल ओरिएंटेशन पे, इनके जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो मोर पैरेलल ओरिएंटेशन में, जो तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो जॉइंट मेजर जॉइंट स्ट्रेसेस जो होते हैं उसको बियर कर रहा होता है इन अ लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा फिर हमारे पास आता है इंटरप्रेटिंग मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व को जो है वो मैंने एक अलग वीडियो में समझाया हुआ है, मैं आपको उसकी जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जो है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने वहाँ से समझाया हुआ है, तो यू कैन सी दैट वीडियो एज़ वेल। अच्छा, फिर उसके बाद अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं दैट आई हैव टू टेल। क्रीप, क्रीप क्या होता है? अच्छा, जब आप स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वीडियो देखेंगे फिर उसके बाद ही देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले आप स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व की वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, लेकिन इसको समझ लेते हैं। क्रीप क्या होता है कि क्रीप जो होता है ये एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर एक लोड जो है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एक टिश्यू पर अप्लाई किया जाएगा तो उस फिर वो जो टिश्यू है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पर नहीं बढ़ पाएगा। दिस इज द इट्स अ टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इसके अलावा और इसके अंदर कोई बात नहीं लिखी हुई जो मेन है, बस इसके अंदर हाँ ये चीज़ देख लें कि लो मैग्नीट्यूड लोड यूजुअली इन द इलास्टिक रेंज एंड अप्लाइड फॉर द लॉन्ग पीरियड इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। मतलब अगर आप लो मैग्नीट्यूड लोड डाल रहे हैं, स्ट्रेचिंग की बात हो रही है यहाँ पर, इनडायरेक्टली इलास्टिक रेंज में डाल रहे हैं हम, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व से आपको इलास्टिक रेंज पता चल जाएगी। और अगर वो लॉन्गर पीरियड के लिए डाल रहे हैं तो क्या होगा कि इंक्रीजेज द डिफॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड अलाउ द ग्रेजुअल रीअरेंजमेंट ऑफ द कोलेजन फाइबर, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, जो हमने स्ट्रेच पढ़ा था मसल स्पिंडल में और जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन था उसके अंदर भी हमने स्ट्रेच पढ़ा था, तो हम क्या पढ़े थे, लो मैग्नीट्यूड, स्लोली अप्लाइड और प्रोलॉन्ग स्ट्रेच।
वो मसल्स के लिहाज से पढ़ा था। अब यहाँ पर हम कोलेजन एक कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर भी क्या है, लो मैग्नीट्यूड लोड्स मतलब लो इंटेंसिटी, सही है, इलास्टिक रेंज में हमने किया है, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या किया, अप्लाइड फॉर द लॉन्ग पीरियड्स, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो मतलब दिस इज़ समहाउ रिलेटेड टू दैट एज़ वेल। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है अम स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या है? स्ट्रेस रिलैक्सेशन ये है कि अगर नहीं, मैं मसल की मिसाल नहीं देती, मैं कनेक्टिव टिश्यू की ऑब्वियसली मिसाल दूँगी कि कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर अगर एक लोड है, वो अगर पहले टाइम पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़ोर्स जो है वो उसके ऊपर डाली 10 न्यूटन, ठीक है? तो अब अगर मैं दूसरे टाइम पर उसको करूँगी, तो उसको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको 10 न्यूटन फ़ोर्स डाली और वो 1 मीटर तक स्ट्रेच हुआ। तो अब अगर मैं सेकंड टाइम करूँगी, तो वो स्ट्रेच अगर मैंने उसको 1 मीटर स्ट्रेच करना है, तो होगा वो 1 मीटर स्ट्रेच ही, लेकिन अब उस पर वो एडप्शन हो गई है, तो अब वो कम फोर्स मतलब फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन जो है वो फोर्स अप्लाइड होगी, रिक्वायर्ड होगी उसको 1 मीटर लेंथन होने में। तो ये सारा जो है वो स्ट्रेस रिलैक्सेशन का जो उन्होंने फिनोमेना बताया हुआ था कि दिस इज लाइक क्रीप, इट्स रिलेटेड टू द विस्कोइलास्टिक क्वालिटीज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर कंटेंट। Stress relaxation is underlying principle using prolonged stretching procedure in which the stretch position is maintained for the several hours a day। ये भी टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है कि स्ट्रेस रिलैक्सेशन हम किस में कर सकते हैं कि जिसके अंदर हमने स्ट्रेच के जो इफेक्ट्स हैं या स्ट्रेचिंग के जो इफेक्ट्स हैं, स्ट्रेच की जो पोजीशन है उसको हमने मेंटेन रखनी है फॉर द सेवरल आवर्स और डेज, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास साइक्लिक लोडिंग क्या होती है? साइक्लिक लोडिंग हमारे पास या फिर कनेक्टिव टिश्यू फटीग क्या होता है? साइक्लिक टिश्यू जो है साइक्लिक लोडिंग हमारे पास ये होती है कि रिपिटेटिव अब एक मसल्स पे जो है ना एक लोड डाले जा रहे हैं, ठीक है? और उसके अंदर क्या होता है कि उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होती है और उसके अलावा उसके बाद क्या होता है कि फेलियर हो जाता है, ठीक है? अब जितना ज़्यादा आप जो मसल का मतलब वो फेलियर में चला जाता है, जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट है आइदर या टेंडन है, ठीक है? तो ग्रेटर द अप्लाइड लोड, जितना ज़्यादा आप लोड अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा फ्यूअर नंबर ऑफ साइकिल्स आपको नीडेड होंगी फेलियर के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद है रिसर्च स्टडी दैट ऑब्जर्व्ड द डैमेज टू रैबिट मीडियल कोलैटरल लिगामेंट इन द साइक्लिक। अच्छा, अब ये इसके अंदर ये चीज़ बताई बताई जा रही है कि स्टैटिक लोडिंग ये है कि आपने प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स के लिए आपने एक लोड उस पर दे दिया है, ठीक है, जो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। लेकिन साइक्लिक लोडिंग ये होती है कि आपने 5 मिनट के लिए दिया, तो 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 5 मिनट के दिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक दिया। तो जो स्टडी थी उससे हमें पता चला है कि जो साइक्लिक लोडिंग है वो ज़्यादा जो है वो डैमेज कॉज़ करती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक लोडिंग, ठीक है। तो अब अगर हमें इस फिनोमेना को साइक्लिक लोडिंग को अगर हमने अप्लाई करना है हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको स्ट्रेच करने के लिए जिसके जिसके अंदर जो है वो हमें डिफॉर्मेशन मिले एट अ पॉजिटिव लेवल, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस साइक्लिक लोड को एक सब मैक्सिमम लेवल पर जो है वो हम डालें। ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा लोड हो और फिर उससे जो है वो माइक्रो फेलियर हो जाए। तो हमने क्या करना है कि पेशेंट की जो है वो टॉलरेंस लेवल तक डालना है। मिनिमम लोड इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस फेलियर। बिलो द मिनिमम लोड एंड अपेरेंटली इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल डू नॉट कॉज फेलियर। तो अगर मिनिमम लोड बिलो द मिनिमम लोड अगर हम डालते हैं, तो क्या होगा कि वो फेलियर कॉज नहीं करते और दैट्स द एंड्योरेंस लिमिट। फॉर एग्जांपल जैसे अगर अब इसके अंदर अगर साइक्लिक लोडिंग अगर हमारे पास साइक्लिक लोडिंग का फिनोमेना होता है, तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है, स्ट्रेच फ्रैक्चर भी हो जाते हैं साइक्लिक लोडिंग से, या फिर ओवर यूज सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ये फिनोमेना नहीं अचीव करवाना कि जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाएँगे, ओवर यूज़ सिंड्रोम हो जाए। हम उसको एक पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, हम उसको एक पॉजिटिवली जो है वो हमने अपने मसल्स पर कनेक्टिव टिश्यू पर अप्लाई करना है, ताकि क्या हो कि हमारी स्ट्रेचिंग हो जाए। तो उसको हमने क्या करना है कि नाइदर ऑफ व्हिच इज़ एज़ अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेचिंग, देयरफॉर पीरियडिकली टाइम इज़ अलाउड बिटवीन द बाउट्स ऑफ साइक्लिक स्ट्रेचिंग टू अलाउ फॉर रीमॉडलिंग एंड हीलिंग इन द न्यू रेंज। तो पीरियडिकली करना है आपने, और टाइम मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर बाउट्स ऑफ साइक्लिक लोडिंग जो है, या आप उसको स्ट्रेचिंग कह सकते हैं, उस रेंज में रह के हमने जो है वो करना है, ताकि ओवर यूज सिंड्रोम भी ना हो, ना स्ट्रेस फ्रैक्चर हो। और क्या करें कि हम जो है वो न्यूली अचीव रेंज भी जो है वो गेन कर लें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्टाइल टिश्यू। समरी वही है। इसके अलावा है चेंजेस इन कोलेजन अफेक्टेड द स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर ये बहुत आसान है, इसके अंदर आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि मोबिलाइजेशन का क्या इफेक्ट आ रहा होता है इसके अंदर, इमोबिलाइजेशन का सॉरी, या इसके अंदर इफेक्ट ऑफ इनएक्टिविटी या एज रिलेटेड क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर इफेक्ट्स ऑफ इंजरी, क्या ये चीज़ें जो है वो इसके अंदर ला रही होती हैं। सो दैट्स इट। सो अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हो या आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर जो है ना वो हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेचिंग पढ़ेंगे।
डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेचिंग, ठीक है। इसके अंदर अलाइनमेंट, स्टेबलाइजेशन, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी क्या मैटर कर रही होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। और इंशाल्लाह विल ट्राई टू कवर दिस चैप्टर सून एज़ पॉसिबल, ताकि हम नया चैप्टर शुरू कर सकें इंशाल्लाह। ओके, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।